वन मैं अक्षय जैन आज फिर से आपका एक बार इस हमारे चैनल भौतिक ज्ञान में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि बीएससी थर्ड ईयर के लिए हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें हम लोगों ने पेपर नंबर फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, वो स्टार्ट किया हुआ है। और ये पेपर है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपके बीएससी के साथ साथ आईआईटी जेईई और बाकी अदर एग्ज़ाम्स में भी वर्क करेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये मेरे खुद के हैंड एंड नोट्स हैं, आप लोग इनको नोट कर सकते हो और साथ में इनको मैं समझाऊंगा वैसे आपको। तो कल हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हमने देखा था क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था दुनिया में, तो डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब आज का जो लेक्चर है वो हमें ये बताएगा कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था क्वांटम को समझने के लिए वो कौन सा था, या फिर आप ये बोल दें कि जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था उसे क्लासिकल समझाने में फेल हो गया था, देन क्वांटम को जनरेट करना पड़ा था। तो वो एक्सपेरिमेंट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। व्हाट डू यू मीन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट? In this experiment, the black body radiates some type of energy and we get energy spectra। तो हम लोगों ने किया था इस एक्सपेरिमेंट में, जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने किया था कि एक ब्लैक बॉडी था, उसको जब गर्म किया, उसको जब टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके अंदर से अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस इमिट हुए। ठीक है, अब जो रेडिएशंस वहाँ से इमिट हुए उनका जब एनर्जी स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया तो वो एनर्जी स्पेक्ट्रा का जो कर्व है वो क्लासिकल नहीं समझा पाया, उसको क्वांटम समझाने में सफल रहा था, इसलिए क्वांटम का हम लोग को डेवलपमेंट करना पड़ा। अब उससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट कर्व से पहले आपको ये देखना है कि वो ब्लैक बॉडी होता क्या है। तो नाम से ही उसके जब पता चल रहा है व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है? दो सबस्टेंस विच एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ एट लो टेम्परेचर एंड इमिट ऑल वेवलेंथ एट हाई टेम्परेचर। समझ, सिंपल सी बात है। ब्लैक बॉडी आपको नाम से चल रहा होगा, पता है एक ब्लैक कलर का कोई बॉडी होगा, बट ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी हर उस सबस्टेंस को बोलते हैं जो किसी भी वेवलेंथ की वेव को एब्जॉर्ब कर सकता है ना। जैसे लाइक मान लो काजल होता है या फिर कोई काला कलर होता है, ठीक है ना। आप जैसे तभी तो बोलते हैं गर्मियों के अंदर अपन को काले कपड़े बाहर नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो एब्जॉर्ब जल्दी करता है हीट को या फिर किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब जल्दी करता है, और वो हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो हर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है बेसिकली कि एक ऐसा सबस्टेंस है जो हर तरह की वेवलेंथ, हर तरह की एनर्जी को वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो हर तरह की एनर्जी को इमिट भी कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। जैसे मान लीजिए दुनिया के अंदर सबसे आइडियल ब्लैक बॉडी कौन है? सन है, क्योंकि जो सन होता है ना उसमें हर तरह की एनर्जी का सोर्स है, हर तरह की एनर्जी अवेलेबल है। डस्ट होता है, मून होता है और हमारे ब्लैक कलर होता है, वो सब। अब समझने के लिए, अब सन पे तो हम जाएंगे नहीं समझने के लिए इसको, तो यहाँ पर समझने के लिए हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, दुनिया के अंदर लेबोरेटरी के अंदर समझने के लिए हम लोग एक कैविटी जनरेट करते हैं। व्हाट इज़ द कैविटी? दिस इज़ द ब्लैक बॉडी कैविटी। ये कैविटी होता है। कैविटी मतलब होता है एक बंद वॉल्यूम, मतलब क्लोज्ड वॉल्यूम होता है, और इसके अंदर बेसिकली काला काला कर देते हैं ताकि, और इसके अंदर एक विंडो होती है, इस विंडो से हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन को डालते हैं। ये आपने डाली रेडिएशन, अब ये जो ब्लैक कलर है, जो यहाँ पे जिस भी सरफेस से वो रेडिएशन टकराएगी ना, ये वेव थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब करेगी और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर देगी, फिर टकराएगी दूसरी सरफेस से, फिर वहाँ से थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगी, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पर ये टकराती हुई इस तरह से ये पूरी कैविटी के अंदर स्टोर हो जाएगी और ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर अब जब आप इसके अंदर हीट अप्लाई करोगे या फिर टेम्परेचर अप्लाई करोगे ना इसके अंदर ऐसे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो हर एक तरह की वेवलेंथ को बाहर भी निकाल देती है, इमिट भी कर देती है। इस तरीके से वो इमिट भी कर सकती है। अब समझते हैं इस चीज़ को। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी वी अज्यूम अ कैविटी। कैविटी मतलब क्लोज्ड वॉल्यूम। द कैविटी इज़ ब्लैकेंड फ्रॉम इनसाइड, उसको हमने अंदर से काला कर दिया था। नाउ वी प्रोवाइड हीट टू द कैविटी। ड्यू टू दिस हीट एनर्जी, the electrons
present in this cavity the electron presents in this cavity vibrate। क्या होंगे, जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह अवेलेबल होते हैं क्योंकि एटम्स अवेलेबल हैं, तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैविटी के अंदर भी एटम्स हैं और उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे आपने हीट प्रोवाइड करा उस कैविटी के इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड। तो जैसे जैसे आपने वहाँ पर क्या करा, मोशन प्रोवाइड वाइब्रेशन प्रोवाइड करवाया, तो उस वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ने मोशन प्रोवाइड करवाई और उस इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से उस कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट हो जाएगी, आर प्रोड्यूस्ड इन द कैविटी एंड दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम आउट ऑफ द कैविटी थ्रू द होल। और आपने टेम्परेचर बढ़ा के उसके अंदर से क्या बाहर निकलवा लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर निकलवा लिया, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उस विंडो की सहायता से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग कैविटी के अंदर से क्या बाहर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द होल दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और इस तरह का जो आप लोगों ने बाहर निकाला है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। व्हाट आर द रेडिएशंस, सो रेडिएशंस आर द सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इमिटेड फ्रॉम द कैविटी बाय द होल। ओके, these electromagnetic wave are called black body radiations and the substance from which electromagnetic waves are obtained is called the black body। तो जहाँ से ये रेडिएशंस आई है उसे हमने क्या बोल दिया, ब्लैक बॉडी बोल दिया। अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपके एग्जाम में तो ये आता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपका ये कर्व होता है और इस कर्व को आप समझें। अब इस कर्व में क्या है वो समझना। ये कर्व बेसिकली एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ड्रॉ किया गया है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक बॉडी से हर तरह की वेवलेंथ इमिट होती है, ब्लैक बॉडी से हर तरह की वेवलेंथ इमिट होती है। तो हमने क्या करा, अलग अलग टेम्परेचर पे, मान लो ये T1 टेम्परेचर पे कर्व ड्रॉ किया, फिर T2 पे किया, फिर T3 पे किया और फिर T4 पे किया। तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमने कर्व ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लैक बॉडी को एक टेम्परेचर T1 केल्विन दिया। ये जो कर्व है ना, ये मान लीजिए T1 केल्विन करस्पॉन्डिंग है। T1 मान लीजिए 1000 केल्विन है। आपने ब्लैक बॉडी को 1000 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, ओके। और उस 1000 केल्विन में हर तरह की वेवलेंथ इमिट हुई है। पहले कम वेवलेंथ वाले रेडिएशन इमिट हुए, उनकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है। थोड़े ज़्यादा वाले इमिट हुए, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। थोड़े और ज़्यादा वाले इमिट हुए, उनकी डेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी जो हो रही है वो बढ़ रही है। और फिर एक फिक्स लैम्डा के ऊपर, मतलब एक ऐसा लैम्डा आया, एक ऐसा वेवलेंथ आया, तब एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तब एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपने लैम्डा को बढ़ाया तो एनर्जी की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह का एक कर्व आया। तो हम लोगों ने भैया एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स नोट कर लिए, कर्व ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या करा कि चलो ठीक है, एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया तो हम लोग शांत बैठ जाएंगे, ऑब्जर्वेशंस और लेने पड़ते हैं। तो हम लोग ने क्या करा, थोड़े और ऑब्जर्वेशन लेने के लिए इस T1 केल्विन को तो कर दिया, ठीक है, ले लिया भाई। अब आगे क्या किया, इसके बाद में हम लोगों ने T2 केल्विन पर इस एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट किया। अब की बार T2 केल्विन कितना कर दिया हम लोगों ने, 2000 केल्विन कर दिया। अब थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है ना। अच्छा, आपके उल्टा लिखा हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन ये, ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसको आप लोग T4 बोल दो, इसको आप लोग क्या बोल दो, T4 बोल दो। अच्छा ठीक है, T4 आपने 1000 कर दिया, इसको आप T3 बोल दो। T3 आपने कितना कर दिया, 2000 कर दिया। ओके ठीक है, अब की बार T3 कर दिया 2000। तो अब की बार हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और वापस से वही का वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, एनर्जी आपकी इमिट हो ही रही थी अलग अलग वेवलेंथ पे, बट रिजल्ट अब की बार ये आया कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ λ4 पे आ रही थी,
अब वो वेवलेंथ लैम्डा 3 पर आ गई, मतलब कि मैक्सिमम कंडीशन थोड़ा जल्दी अचीव हो गई। मतलब कि वेवलेंथ बढ़ने पर आपका एनर्जी बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ने पर एनर्जी बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ने पर एनर्जी बढ़ रहा है। और एक ऐसा वेवलेंथ आया जब एनर्जी मैक्सिमम हो गया, उसके बाद से एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो मैक्सिमम की कंडीशन है वो थोड़ा जल्दी आ गई, मतलब कि लैम्डा 4 से लैम्डा 3 थोड़ा जल्दी आ गया। तो यहाँ पर ये बात आ गई। तो अगर आपका T4 T3 से कम है तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर जो लैम्डा 4 है वो लैम्डा 3 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कंडीशन थोड़ा जल्दी आ गया। ठीक इसी प्रकार थोड़ा आगे रिपीट किया, T2 पे थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा दिया और T1 पे थोड़ा और टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो इस तरह से टेम्परेचर हमने बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने पे वो जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है थोड़ी जल्दी जल्दी अचीव हो रही थी। अब इसके फीचर्स क्या है कर्व के, वो समझना। फीचर्स समझने के लिए हम लोगों को नीचे आना पड़ेगा। तो लैम्डा नोट डाउन, कर्व बिटवीन स्पेक्ट्रम इमिशन कैपेसिटी या फिर एनर्जी एंड द वेवलेंथ इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। क्या होता है ये कर्व? जो कर्व स्पेक्ट्रम इमिशन कैपेसिटी, मतलब कि यूनिट वेवलेंथ पर कितना एनर्जी इमिट हुआ, यूनिट वेवलेंथ पर कितना एनर्जी इमिट हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेवलेंथ? यूनिट वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड रेंज ले लो आप लोग। फिक्स्ड रेंज का मतलब ये है कि 500 केल्विन से 600 केल्विन, 500 सेंटीमीटर इन्वर्स से सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर, या फिर अगर आप फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ले जाओ तो 500 हर्ट्ज से 600 हर्ट्ज, कुछ भी ले लो आप, एक ऑर्डर ले लो, उस ऑर्डर के अंदर कितना एनर्जी इमिट हुआ उसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एक फिक्स रेंज के अंदर कितना एनर्जी इमिट हुआ, क्योंकि एनर्जी हर तरह का इमिट होता है, आप कहाँ तक उसको कैलकुलेट करोगे, इसलिए हमें डेंसिटी की फॉर्म में लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक फिक्स रेंज ले लिया और उस फिक्स रेंज में एनर्जी देखा कितना कितना आया। तो कर्व किसके बीच में ड्रॉ करना है? एनर्जी के बीच में, एनर्जी डेंसिटी के बीच में, या तो एनर्जी बोल दो एनर्जी डेंसिटी बोल दो। तो स्पेक्ट्रम बिटवीन या फिर स्पेक्ट्रम इमिशन कैपेसिटी एंड द वेवलेंथ इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। इसे हमने क्या बोल दिया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बोल दिया। बाय एनालिसिस ऑफ दिस कर्व फॉलोइंग पॉइंट्स आर क्लियर। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स क्लियर होंगे। पहला पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व इज कॉन्टिन्यूअस, दैट इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा वैल्यू ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। दिख ही रहा है आपको। जब हमने शुरू में T4 को कांस्टेंट रखा था, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कर्व आपका कॉन्टिन्यूअस आया था। आया था नहीं आया था? बिल्कुल आया था। और हर तरह की एनर्जी यहाँ पे इमिट हो रही है। देखो जीरो वेवलेंथ से लेके और इनफाइनाइट वेवलेंथ तक हर तरह की आपको एनर्जी आपको यहाँ पे मिल रही है। हर तरह की वेवलेंथ के लिए कर्व आपको मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस कर्व है, ठीक सी बात है। एज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। देख लो आप लोग, जब यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो एनर्जी थोड़ी कम थी, और इसी वेवलेंथ के ऊपर जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एनर्जी भी बढ़ गई हमारे पास। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं थोड़ी हाई एनर्जी से मूव करेंगे, तो इसलिए ई का वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए जो इमिट होने वाली एनर्जी है वो भी बढ़ेगी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अब आगे देखो, इन ब्लैक बॉडी कर्व फॉर एनी कांस्टेंट टेम्परेचर with increase in wavelength, firstly energy increases and become maximum and then decreases। ये बात भी आपको समझाई थी। हम लोगों ने क्या करा, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे पहले धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ी तो आपका एनर्जी का वैल्यू बढ़ा, ठीक है ना। देन उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में मैक्सिमम हो गया एनर्जी, देन फिर धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज हो गया। यही तो बता रहा है फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर। और आगे देखो, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट, मतलब पीक पॉइंट, शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिनिमम वेवलेंथ। इसको आपको याद रखना है, याद रखना, इसको आपको लर्न करना है, बहुत ज़्यादा लर्न करना है, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है लर्न करना, MTR का मतलब लर्न करना। तो लर्न कैसे करना है कि बेसिकली लैम्डा मिनिमम जो है प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/T। लैम्डा मिनिमम मतलब कि यहाँ पर आप देखो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे धीरे धीरे आपका वेवलेंथ जो है वो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 नहीं है, ये 1 है यहाँ पे। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो मैक्सिमम ये जो पॉइंट है लैम्डा वाला, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। मैक्सिमम वाला पॉइंट धीरे धीरे पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और मैक्सिमम वाला पॉइंट जो पीक पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं पीक पॉइंट, ये धीरे धीरे लोअर लैम्डा की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
इसका मतलब कि यहाँ पर जो लैम्डा पॉइंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, प्रोपोर्शनल टू 1/T हो जाएगा, या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसे हम बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? वीन कांस्टेंट है। तो वेयर बी इज़ द वीन कांस्टेंट, और बी बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा मिनिमम या फिर लैम्डा एम टी। इसको आप याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? मीटर केल्विन, क्योंकि लैम्डा का तो मीटर होता है, टी का केल्विन होता है। अगला पॉइंट, मैक्सिमम एनर्जी दैट इज पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁵। यहाँ पर जो मैक्सिमम एनर्जी है, मतलब कि देखो आप इधर इस कर्व में देखना, ये गैप ज़्यादा है, ये गैप ज़्यादा है और ये गैप ज़्यादा है। ये गैप डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है T⁵ पे। ये 5 पावर का मतलब क्या होता है कि ये गैप जो है वो 5 पावर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गैप है ये मैक्सिमम एनर्जी वाला है। तो ये मैक्सिमम जो एनर्जी होती है ना, ये मैक्सिमम एनर्जी जो होती है ये T⁵ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। आगे देखो, सो यू कैन से दैट E मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू T⁵। बट जब हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ, टोटल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁴। अब यहाँ पर अगर स्टीफन्स लॉ की बात की जाए तो टोटल एनर्जी जो है वो T⁴ पर डिपेंड करेगा। व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी? तो वो जो मैंने डेंसिटी मानी थी ना आपको, एनर्जी डेंसिटी, उस एनर्जी डेंसिटी को आप इंटीग्रेट कर दो और टोटल निकाल लो। टोटल क्या होती है? जब डेंसिटी को या फिर छोटे छोटे एरिया को आप इंटीग्रेट करके टोटल कर देते हो तो निकल जाती है टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके इन्फाइनाइट तक, क्योंकि आपका जो वेवलेंथ है वो 0 से इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, ओके। और ये प्रोपोर्शनल होती है T⁴ पे। आप देखो यहाँ पे 4 पे क्यों होती है? क्योंकि ये गैप कम है, ये गैप से देख लिया करो, ये गैप आपका कम है, ये गैप कम है, ये गैप कम है एज़ कम्पेयर टू दिस गैप। ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, ये गैप थोड़ा ज़्यादा है और ये गैप थोड़ा कम है, बस इसलिए T⁴ आएगा यहाँ पे। और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है और वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं स्टीफन्स लॉ। तो इट डिपेंड्स टोटल एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी कर्व, और ये डिपेंड करता है कि ब्लैक बॉडी कर्व का एरिया कितना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है। इसको आप लोग याद रखना, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बीएससी के अंदर। तो बीएससी के अंदर पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो ये 6 पॉइंट आपको बताने हैं, इन 6 पॉइंट्स के मार्क्स मिलेंगे आपको। ये कर्व रहेगा आपका और ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये ब्लैक बॉडी कर्व कहलाता है। इसके मेन फीचर्स डिस्क्राइब करने आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार हो गया आज, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना है रजिस्टर में। और अगर कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस डाउट को आपके लिए क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। कनेक्टेड रहना और शेयर करना ताकि एज सुन एज पॉसिबल जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएससी वाले, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ ना कोर्स, ये हर यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्स है ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।